हेडिंग डाल सकते हैं आप क्या, व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। और सबसे पहला जो वर्गीकरण ले रहे हैं, सबसे पहला जो इन व्यंजनों का वर्गीकरण लिया हमने, कौन सा लिया था, साधारण वर्गीकरण। सबसे पहला जो अभी हमने पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है, साधारण वर्गीकरण। मैं केवल नाम बताऊंगा क्योंकि इसके बारे में मैं विस्तार से बात कर चुका हूं। सबसे पहला जो साधारण वर्गीकरण लिया उसमें अपन ने व्यंजनों को कितने भागों में बांटा है, 3 में। कितने भागों में विभाजित किया, 3 भागों में। और 3 भागों में सबसे पहला तो हमारे सामने कौन सा आया, स्पर्शी। सबसे पहला तो नाम हमारे सामने क्या आता है, स्पर्शी। अर्थात वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ किसी न किसी मुख अवयव को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। और ऐसे वर्णों की संख्या यदि हमें पूछ ली जाए तो कितने होते हैं, 25। क्यों होते हैं, क्योंकि सभी वर्गीय वर्ण क्या होते हैं, स्पर्शी होते हैं। वर्ग कितने हैं, 5। और प्रत्येक वर्ग में वर्ण भी कितने हैं, 5 अर्थात कुल 25 वर्णों को वर्गीय वर्ण या स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। नंबर 2 पे हमने इसके बाद में बात करी थी क्या, अंतस्थ की। किसकी बात करी थी, अंतस्थ की। जब जीभ किसी मुखावयव के पास सट जाती है या कभी स्पर्शी नहीं करती, ऐसे वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4। 4 वर्ण कौन कौन से हैं, आपको याद आ रहे होंगे, ये, रे, ले और वे। ये चारों के चारों वर्ण ऐसे हैं जिन्हें स्पर्शी का अंतस्थ कहा जा सकता है। अंतिम 3 नाम, तीसरा नाम आया था कौन सा, ऊष्म, जिसमें जीभ किसी मुखावयव के पास तो चली जाएगी लेकिन स्पर्श नहीं होगा। और ऐसे वर्णों की संख्या भी कितनी है, 4, जिसमें आपके तीनों तो से और एक आपका है, एक आपका क्या होगा, है। यहां तक समझ में आ गया। ये पहला वर्गीकरण है। व्यंजनों को बांटने का पहला आधार है, व्यंजनों को विभाजित करने का फर्स्ट आधार है कौन सा, साधारण वर्गीकरण। आप चाहो तो इसको कह सकते हो अध्ययनता की सरलता हेतु व्यंजनों को कितने भागों में बांटा जाता है, 3 में। अध्ययन की सरलता हेतु व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं इसकी हमने बात कर ली है। अब मैं बात करता हूं आगे वाली जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। देखो, दूसरा आधार व्यंजनों को बांटने का, दूसरा महत्वपूर्ण आधार ले रहे हैं, वो क्या है, घोष। नामों को समझना भाई दोस्तों, मित्रों, नाम ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हमें ये नाम याद रह गया या इस नाम का मतलब क्या है वो चीज पता रह गई तो किसी प्रकार की कोई परिभाषा रटने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हिंदी व्याकरण में ये व्यंजनों का वर्गीकरण ही नहीं है। मैं बता देता हूं आपको, अधिकतर बिंदु, हिंदी व्याकरण के अधिकतर बिंदुओं के जो प्रकार और उनके भाग और उनके उपभाग जो हम पढ़ेंगे उन सब में एक समानता पाई जाती है। और वो समानता यह है कि इनके नाम ही इनकी परिभाषा के द्योतक होते हैं। इनके नाम यदि आपको समझ में आ गए तो परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों, क्योंकि इनके नामों से ही हम परिभाषाएं जोड़ जोड़ कर बना लेंगे। देखो कैसे, इनको बांटने का जो दूसरा आधार आ रहा है व्यंजनों का, वो क्या होता है, घोष। घोष का अर्थ क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। घोष का अर्थ लिया जाता है किससे, कंपन से। तो मैं कह सकता हूं घोष या कंपन के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण का दूसरा जो आधार है वो महत्वपूर्ण आधार है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आधार। ये इसलिए है कि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पूरी की पूरी इस नाम पे डिपेंडेड है। विसर्ग संधि के पूरे तीनों प्रकार संस्कृत के जो आप सत्व, उतु और ऋतु संधि से पढ़ सकते हैं, या हम जो हिंदी में इसके 9 नियम पढ़ा करते हैं, वो पूरे के पूरे समस्त 9 के 9 नियम, और या संस्कृत के जो मूल व्याकरण में जो 3 प्रकार हैं वो केवल तीनों प्रकार या पूरे के पूरे 9 नियम इस एक शब्द पे निर्भर करते हैं। अगर आपको यह चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है तो आपको विसर्ग संधि हो या व्यंजन संधि हो, किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। अब बात करते हैं घोष या कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे होता है। ध्यान दो, घोष या कंपन के आधार पर, घोष या कंपन के आधार पर इन व्यंजनों को, घोष या कंपन के आधार पर, घोष या कंपन के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला सवाल यही हो जाता है, कितने प्रकार होंगे, 2। घोष या कंपन के आधार पर व्यंजनों के प्रकार कितने होते हैं, 2। और वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं, वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं, मैं नाम लिख रहा हूं। देखो, एक नाम आता है अघोष, एक नाम तो कौन सा आता है, अघोष व्यंजन। एक नाम तो कौन सा आ गया, एक नाम तो हमारे सामने कौन सा आ जाएगा, अघोष व्यंजन। और इस अघोष व्यंजन को दूसरा जो नाम है हमारे सामने वो है सघोष व्यंजन। दूसरा जो नाम है वो क्या है भाई, सघोष व्यंजन। मैं वापस से बता रहा हूं, घोष या कंपन के आधार पर, घोष या कंपन के आधार पर, घोष या कंपन के आधार पर व्यंजनों के कितने प्रकार हैं, 2। घोष या कंपन के आधार पर व्यंजनों के कितने प्रकार हैं, 2। और वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं, एक नाम हमारे पास आ चुका है कौन सा, अघोष।
और दूसरा हमारे पास नाम आ चुका है सघोष। अब क्या है अघोष, क्या है सघोष? बांटने का आधार क्या है? घोष, और घोष का अर्थ क्या है? कंपन। अब समझो इसको अलग तरीके से। हम कई बार ये कहते हैं कि मोहन की आवाज गूंजती है, राधा की आवाज गूंजती नहीं है, सुरीली है, उसकी आवाज बहुत मीठी है, उसकी आवाज बहुत ज्यादा कंपन करती है, सुनने में भी बहुत ज्यादा बुरी लगती है। किसी की आवाज बहुत ज्यादा मीठी है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है। ये आवाज की विशेषता तो होती है कि किसी का गला कैसा हो, किसी का स्वर कैसा हो, लेकिन इस आवाज के साथ साथ यह भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है। जितनी ज्यादा आवाज की मधुरता या आवाज की कटुता महत्वपूर्ण है, उसके साथ साथ वर्णों का चयन भी महत्वपूर्ण होता है कि कौन सा वर्ण बोला जा रहा है। बहुत सारे वर्ण ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में आवाज कंपन कम करती है। समझना एक एक चीज को। बहुत सारे वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय आवाज कंपन ज्यादा करती है। अब ध्यान दो, कई वर्ण ऐसे हैं जो गूंज के साथ या कंपन के साथ में बोले जाते हैं, कई वर्ण ऐसे हैं जो बिना गूंज के या बिना कंपन के बोल दिए जाते हैं। ये चीज समझनी है। देखो, बांटने के आधार में सबसे पहला प्रकार हमारे पास क्या आ गया? एघोष। एक नाम क्या हमारे पास क्या आ गया? सघोष। इन शब्दों को समझो। एघोष में क्या है? ए प्लस घोष, ए प्लस घोष, यही लिखा हुआ है। और इधर से घोष का यदि मैं टुकड़ा करूंगा तो क्या होगा? से प्लस घोष। एक तो ए के साथ में घोष जुड़ा हुआ है और एक से के साथ में घोष जुड़ा हुआ है। घोष का मतलब क्या है? कंपन। घोष का मतलब क्या है? कंपन। यहां भी घोष का मतलब क्या है? कंपन। मूल शब्द घोष है और अलग चीज क्या जुड़ी हुई है? से। मैं शब्द को समझना बता रहा हूं ताकि आप परिभाषा बिना रटे भी परिभाषा दिमाग में रख सकते हो। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि हम परिभाषाएं रटने के चक्कर में रह जाते हैं और परीक्षा में उदाहरण पूछे जाते हैं, परिभाषाओं से कोई वास्ता ही नहीं रहता। लेकिन हाँ, तथ्य को समझना है तो परिभाषा बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। और वो समझा रहा हूं क्या कि हमारे पास घोष या कंपन के आधार पर जो दो प्रकार आए, जिसमें नाम एक तो आ गया कौन सा? अघोष, और एक नाम क्या आ गया? सघोष। अब इस अघोष का मतलब क्या है? ए, मैंने इस शब्द को समझने के लिए इसका विच्छेद कर लिया, ए और घोष, और यहां पर भी क्या है? से प्लस घोष। ध्यान देने वाली बात है यहां पर दोस्तों क्या कि घोष जो दोनों में कॉमन है, वहां से तो जवाब मिल ही सकता नहीं सकता, ये तो समान है। घोष कंपन दोनों में है। नई चीज इधर क्या जुड़ी हुई है? ए उपसर्ग, और यहां पर क्या जुड़ा हुआ है? से उपसर्ग। मित्रों बताना चाहूंगा आपको, जब उपसर्ग पढ़ेंगे तब तो इसको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे क्या कि यदि ए उपसर्ग के रूप में जुड़ता है तो ए उपसर्ग के अर्थ में प्रयोग करेंगे नहीं के अर्थ में। ए उपसर्ग यदि उपसर्ग के रूप में जुड़ रहा है तो किसके अर्थ में आता है? नहीं के अर्थ में आता है। अभी मैंने आपको जब अयोगवाह बताए थे उस समय भी मैंने ये चीज फोकस करी थी क्या कि यदि किसी शब्द के साथ ए उपसर्ग जोड़ दिया जाता है तो वहां पर वो किसका अर्थ देता है? नहीं का अर्थ देता है। और यदि से उपसर्ग जोड़ दिया जाता है, यदि से उपसर्ग जोड़ दिया जाता है तो वह किसका अर्थ देता है? साथ। किसका अर्थ देता है? साथ। या इसके पर्याय शब्द के रूप में हम लिख सकते हैं क्या? सहित। किसका अर्थ देता है? सहित का। दोनों चीजें वापस से बता रहा हूं। घोष या कंपन के आधार पर जो दो नाम आए हैं, मैंने उन दोनों नामों का विच्छेद किया है, उपसर्ग और मूल शब्द अलग किया। तो जैसे उपसर्ग और मूल शब्द अलग किया तो हमें पता चला कि ए उपसर्ग के साथ में घोष मूल शब्द है और से उपसर्ग के साथ में घोष मूल शब्द है। घोष का अर्थ क्या ले रहे हैं? कंपन या आवाज का गूंजना या स्वर तंत्री का गूंजना। हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो स्वर तंत्री कंपन करती है। अब यहां पर ध्यान दो, ए का मतलब कंपन नहीं करती और से का मतलब कंपन के साथ में होता है उच्चारण। यदि किसी वर्ण का उच्चारण करते समय या किसी व्यंजन का उच्चारण करते समय आपकी स्वर तंत्री का या मैं कहूं स्वर तंत्री यदि घोष या कंपन नहीं करती, अब समझ में आ रहा है मेरा परिभाषा समझाने का तरीका कि अघोष किसे कहा जाएगा कि वे वर्ण जिसको उच्चारित करते समय स्वर तंत्री या आवाज कंपन नहीं करती। क्योंकि ए का मतलब क्या होता है? नहीं। ए का मतलब क्या होता है? नहीं। ए उपसर्ग के रूप में जुड़ा हुआ है, ए का अर्थ क्या होता है? नहीं। यदि स्वर तंत्री कोई कंपन नहीं कर रही है तो इसका मतलब उच्चारित ध्वनि कौन सी है? अघोष। और यदि किसी वर्ण को बोलते समय आवाज कंपन के साथ आ रही है, स्वर तंत्री उसका कंपन के साथ उच्चारण कर रही है, कंपन सहित उच्चारण कर रही है, तो वो वर्ण क्या कहलाएगा? सघोष। अब हम इनकी दोनों की परिभाषाएं बोल सकते हैं। पहले मैं बोलूंगा अघोष की परिभाषा। अघोष का मतलब क्या हुआ? ए नहीं, घोष का मतलब गूंज या कंपन, कि वे वर्ण या वे व्यंजन जो बिना कंपन के बोले जाते हैं या जिनके उच्चारण में स्वर तंत्री में कोई कंपन नहीं होता, तो उन वर्णों को क्या नाम दिया जाता है? अघोष नाम दिया जाता है।
उन वर्णों को क्या नाम दिया जाता है? अघोष। बात आ जाती है सघोष की। सघोष किसे कहते हैं? कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में आवाज कंपन करती है या जिनको उच्चारण स्वर तंत्री के कंपन के साथ होता है, कंपन या घोष के सहित जिनका उच्चारण होता है, वो क्या कहलाते हैं? सघोष। ये दोनों चीजें समझ में आ जाती है। इसके बाद में सवाल ये आ जाता है, देखो अघोष का तो हमने क्या टुकड़ा किया? ए प्लस घोष, यानी कि जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता। जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता, वे वर्ण जो बिना किसी कंपन के या जिनके उच्चारण में आवाज किसी प्रकार का कोई कंपन नहीं करती, वो तो क्या कहलाती है? अघोष कहलाती है। वो तो क्या कहलाती है? अघोष। और जिनके उच्चारण में कंपन होता है वो क्या कहलाती है? सघोष। ठीक है। सघोष में क्या होता है? जो उच्चारण कंपन के साथ में किया जाता है, यानी कि आवाज कंपन करती है, जिन वर्णों के उच्चारण में आवाज कंपन करती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? सघोष। अब बात करते हैं कि अघोष तो कौन कौन से होंगे। सवाल यही तो आता है कि सर परिभाषा तो समझ में आ गई, अब हमें यह बताइए कि अघोष वर्ण कौन कौन से हैं और सघोष वर्ण कौन कौन से हैं। अघोष तो कौन कौन से हैं और सघोष व्यंजन कौन कौन से हैं। तो देखो, अघोष वर्णों में आएंगे, मैं कहूं प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। एक सवाल है मेरा आप लोगों से, मैं यहां पर कितने वर्ण लिख चुका हूं बताएं जरा? 2 या 10? मैं पूछ रहा हूं। मैंने लिखा अघोष वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। बिल्कुल, हाँ दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक वर्ग की बात कर रहे हैं तो वर्ग कितने होते हैं? 5। वर्ग कितने होते हैं? 5। और प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा पहला और दूसरा वर्ण ले रहा हूं। अभी मैंने आपको बताया था कि वर्ग कितने हैं? 5 वर्ग हैं। और प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा वर्ण ले रहे हैं? पहला और दूसरा। पहला और दूसरा वर्ग कितने हैं? 5। तो कितने वर्ण हो गए? 5 दूनी 10। वर्ण कितने हो गए? 10। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण की अगर हम बात करें तो कितने वर्ण हो गए? 10। इसके अलावा तीसरा और चौथा और पांचवा वो किस में जाएगा? वो कहां चला जाएगा? सघोष में। तो सघोष में क्या लिखेंगे? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। अब समझ में आ रहा है मित्रों आपको कि मैंने उस समय जब वर्ग लिखे थे उनके ऊपर जो संख्या डाली थी वो क्यों डाली थी? मैंने बार बार कहा था आपको क्या कि इन वर्गों का जो वर्ण का जो नंबर है वो हमें पता रहे कि कौन से वर्ग का पहला वर्ण, कौन से वर्ग का दूसरा वर्ण क्या होता है। तो ये चीजें हमारे समझने में थोड़ी आसानी आ जाती है, या पूरी वर्णमाला वापस से लिखने की आवश्यकता हमें महसूस नहीं होती। हमें पता चल गया कि वर्गीय जो 25 हैं उन 25 को हमने 2 भागों में देखा है। क्या कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा तो किस में जाएंगे? अघोष में। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा किस में चले जाते हैं? सघोष में। अब बात आती है अंतस्थ और ऊष्म की। तो देखिए, अंतस्थ वाले य, रे, ले और वे, चारों के चारों अंतस्थ, और ऊष्म में केवल एक वर्ण कौन सा है? इन पांचों के पांचों व्यंजनों को, यहां पर कितने हो गए? 5 या 15, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में से 3-3 वर्ण ले रहा हूं। कुल वर्गों की संख्या कितनी है? 5। तो कितने वर्ण हो चुके? 15 वर्ण। कितने वर्ण हो गए? 15। और 15 के बाद में ये 16वां, ये 17वां, ये 18वां, ये 19 और ये 20। अर्थात यदि आपसे सवाल पूछ लिया जाता है क्या कि सघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? सघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो सघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है मित्रों? 20 होती है। कि सघोष व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 20। सघोष व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 20। लेकिन अभी इसमें पूरा काम नहीं हुआ, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको। यदि हमें पूछा जाए कि स्वरों के संदर्भ में बताओ कि अघोष होते हैं या सघोष होते हैं, क्योंकि व्यंजन संधि में और विसर्ग संधि में यह चीज हमें ध्यान रखनी है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा तो सघोष है ही, इसके अलावा यह रेलवे है सघोष है ही, और सभी स्वर भी क्या होते हैं? सघोष होते हैं। सभी स्वर भी क्या होते हैं? सघोष होते हैं। सभी स्वर भी क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अब सभी स्वर भी सघोष होते हैं तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11। स्वर कितने होते हैं? 11। 20 कितने हैं व्यंजन? तो 20 और 11 कुल कितने हो गए? 31। 20 और 11 कितने हो गए? 31। वापस से बता रहा हूं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, अर्थात प्रत्येक वर्ग में से 3-3 वर्ण ले रहे हैं। पांचों वर्गों के कुल कितने वर्ण हो गए? 15।
और इसके बाद में चारों अंतस्थ वाले और ऊष्म का एक वर्ण कौन सा है। ये 15 और 5 20 होते हैं सगोश व्यंजन। 20 क्या होते हैं? सगोश व्यंजन। अगर पूछा जाए कि सगोश वर्ण कितने होते हैं, वर्ण का मतलब स्वर और व्यंजन दोनों को समाहित करते हुए बताना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, वर्ण के ही दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। जहां भी वर्ण का नाम आए तो समझना स्वर और व्यंजन दोनों की चर्चा की जा रही है, और अकेले की कोई बात होगी तो या तो स्वर की बात होगी या व्यंजन की। जब भी वर्ण शब्द संबोधन में मिले या वर्ण शब्द आपको श्रवण में आए या सुनने में आता है, तो आपका दिमाग में आंसर यही आना चाहिए कि स्वर और व्यंजन दोनों को शामिल करते हुए बोलना है। तो अगर पूछा जाए कि सगोश व्यंजनों की संख्या, यदि आपसे पूछा जा रहा है सगोश व्यंजनों की संख्या, तो जवाब होगा कितना? 20। और यदि सगोश वर्ण पूछ लिए जाएं, सगोश वर्ण पूछ लिए जाएं, तो मैं वापस से यहां पर लिख रहा हूं, व्यंजन तो कितने हैं? 20। और वर्ण अगर आपसे पूछ लिए जाएं तो आपको करना है 20 + 11 बराबर कुल कितने? 31। यहां से भी एक डाटा की बात बता देता हूं आपको। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको संख्या 30 लिखी हुई मिलेगी, जो केवल और केवल मुद्रण की गलती है, केवल और केवल मैं कह सकता हूँ छपाई में या टाइपराइटर की गलती से ऐसा हुआ है। यदि उन 30 वर्णों को भी आप गिनते हो, एनसीईआरटी में लिखे हुए 30 वर्णों को भी आप अगर गिनते हो 1 2 3 4 की तरह, तो आपकी संख्या 31 ही होगी। कल फिर से आप यह मत कर देना कि सर आपने तो 31 बता दिए, जबकि हमें तो एनसीईआरटी में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि सगोश वर्णों की संख्या 30 होती है। तो ऐसा नहीं है, सगोश वर्णों की वास्तविक संख्या कितनी होती है? 31 होती है। और वो 31 कौन कौन से होते हैं, ये चीज हमें बहुत अच्छे से पता चल चुकी है। अब बचा क्या है? देखो, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा बच गया, तो वो किस में आ गया? एगोस में। और ऊष्म वर्ण के तीनों से बचे हुए हैं, ऊष्म वर्ण के तीनों से बचे हुए हैं, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य वाले तीनों से। ये तीनों के तीनों से भी किसमें शामिल किए जाते हैं? एगोस में। तो 5 दूनी 10 तो ये हो गए, और 3 से यानी कि 13 वर्ण होते हैं क्या? एगोस। और 31 वर्ण क्या होते हैं? सेगोस। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैं अब पूरी बात को एक बार दोहरा रहा हूं, 1 मिनट के लिए ध्यान से सुनना। क्या? बांटने का आधार, दूसरा आधार हमने क्या लिया? घोष। व्यंजनों के वर्गीकरण का, व्यंजनों के वर्गीकरण का दूसरा आधार हमने क्या लिया है? घोष या कंपन के आधार पर। किसके आधार पर? घोष या कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब घोष या कंपन के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वो दो भागों में हो रहा है। एक ऐसे जो बिना कंपन के हैं, एक ऐसे जो कंपन सहित हैं। तो जो बिना कंपन वाले हैं उनको तो मैंने नाम क्या दे दिया? अघोष। जो कंपन सहित वाले हैं उनको मैंने नाम क्या दे दिया? सघोष। बात आती है परिभाषा क्या हो सकती है, तो परिभाषा क्या होगी कि वे वर्ण जो बिना कंपन के या बिना गूंज के या बिना घोष के बोले जाते हैं उन्हें अघोष कहा जाता है, और वे वर्ण जो घोष या कंपन या गूंज के साथ में बोले जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? सघोष कहा जाता है। अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, इसके अलावा तीनों से। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों के तीनों से क्या होते हैं? अघोष होते हैं। बात आती है सघोष किसे कहा जाता है, तो जो घोष, गूंज या कंपन के साथ उच्चारित होते हैं उन्हें सघोष कहा जाता है। सघोष कौन कौन से हैं? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का चौथा और प्रत्येक वर्ग का पांचवा। इनके साथ ये रे, ले, वे और ये है। इसके साथ मैं बात कहूं या कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि अंतिम वाले तीन तीन वर्ण, 15 वर्ण तो ये हो गए, और सारा का सारा अंतस्थ वर्ग, पूरा का पूरा अंतस्थ वर्ग। और एक ऊष्म का कौन सा वर्ण है? ऊष्म वर्ग का कौन सा वर्ण है। यहां से एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि ऐसा कौन सा ऊष्म वर्ण है, या वह वर्ण जो ऊष्म तो है, वह वर्ण जो ऊष्म तो है लेकिन अघोष नहीं है। ऊष्म में तीनों से आ गए, ऊष्म तो है लेकिन अघोष नहीं है। अघोष में कौन सा नहीं है? ए, जबकि ये ऊष्म तो है। ऐसा प्रश्न भी आता है। प्रश्न के शब्दों को बहुत गहराई से पढ़ना, एक एक शब्द क्या कह रहा है, अगर आप उसे स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे तो प्रश्नों का जवाब मुश्किल नहीं होता। विकल्प तो हमारे सामने है, जवाब भी हमारे सामने होता ही है, 4 विकल्पों में से कोई एक। पर हम कब पहुंच पाते हैं वहां तक, जब हमारे जहन में ये हो कि ये पूछ क्या रहा है। जब तक आपके दिमाग में प्रश्न ही स्पष्ट तरीके से समझ में नहीं आता तो जवाब चुन पाना मेरे नजर में शायद असंभव सा ही होता है। और ये मुनासिब भी तभी होगा जब हमें बहुत अच्छे से इस बात का पता हो कि तथ्य क्या कहना चाह रहा है। इसमें 2 लाइनें बोल रहा हूं मैं, प्रश्न सुनना वापस से। वह वर्ण जो ऊष्म तो है, वह वर्ण जो ऊष्म तो है लेकिन अघोष नहीं है। ऊष्म तो है, ऊष्म कितने हैं? 4, तीनों से और एक है। ऊष्म कितने हैं? 4। वह वर्ण जो ऊष्म तो है लेकिन अघोष नहीं है। अघोष नहीं है वर्ण क्या है? सघोष है वर्ण क्या है? सघोष है। ये वाली बात आपको याद रह जाएगी। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि सभी स्वर भी क्या होते हैं? सघोष। सभी स्वर भी क्या होते हैं? सघोष। बात आई संख्या की सघोष के, तो केवल व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो आंसर क्या होगा? 20। केवल व्यंजन तो कितने हैं? 20, क्योंकि 33 व्यंजन है कुल, और 33 में से
13 जो एगोस हैं उनको हटा देंगे तो बचे हुए कितने रह गए? 20। बात आ जाती है वर्णों की संख्या पूछ ली जाए क्या कि सेगोस वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो हमारा जवाब क्या रहेगा? 31 होएगी। कितनी होएगी? 31। और 31 कौन कौन से हैं, ये चीज क्लियर हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं अगले वर्गीकरण पे। देखो, हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट लेना चाहो या इसको और स्पष्ट देखना चाहो तो आप देख सकते हैं 1 मिनट के लिए कि हमने क्या लिखा है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। ये आपको सब मिलेंगे इसमें परिभाषाएँ, परिभाषाओं के साथ इसकी सारणी आपको हमारे ई-उत्कर्ष ऐप पर ये सब पीडीएफ के फॉर्मेट में उपलब्ध है। आप वहाँ से भी ये चीज़ प्राप्त कर सकते हैं क्लास नोट्स के अकॉर्डिंग। और ये वाला जो वीडियो है, ये भी आपको उत्कर्ष के इस ई-उत्कर्ष के ऐप पे हर समय उपलब्ध रहेगा। बहुत मामूली से शुल्क पे सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। आप और बहुत कुछ इस ऐप पर आपको फ्री भी मिल रहा है। आप नियमित इसको लाइक और शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, जो भी आपके सुझाव हैं वो चीज़ लिखते रहें, कोई सवाल है वो भी करते रहें। लाइव पे कमेंट का अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल पाता है, लेकिन आपके कमेंट का रिप्लाई आपको ज़रूर मिल पाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रकार की तरफ या अगले वर्गीकरण की तरफ। तो व्यंजनों के वर्गीकरण का जो तीसरा आधार मैं ले रहा हूँ, 2 आधार हमने पढ़ लिए हैं व्यंजनों के वर्गीकरण का। सबसे पहला साधारण वर्गीकरण हमने पढ़ा जिसमें 3 प्रकार हुए थे, स्पर्शी, अंतस्थ और ऊष्म। दूसरा उसके बाद में हमने जो अभी-अभी पढ़ा है वो कौन-सा है? घोष, कंपन या गूंज के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। घोष, कंपन या गूंज के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण या व्यंजनों का वर्गीकरण। अब मैं बात कर रहा हूं जो कौन-सी है, ध्यान देना, प्राणवायु। व्यंजनों के वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है प्राणवायु। अब यहाँ पर प्राणवायु का संदर्भ लिखते ही विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी ये सोचने लग जाते हैं या सामान्य जो प्रतियोगिता परीक्षाओं का जो प्रतिस्पर्धा का बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा विद्यार्थी होता है उनको सबको ये पता होता है कि प्राणवायु का नाम आते हैं। हमारे जहन में एक ही सवाल आता है या एक ही आंसर आता है, कौन सा? ऑक्सीजन। हाँ, बिल्कुल, प्राणवायु का नाम आते कौन-सा आता है? ऑक्सीजन आता है। वो O2 भी बताओगे आप, ये तो सब इसके वैज्ञानिक नाम है या साइंस के अकॉर्डिंग इनको जो नाम दिए गए हैं वो अलग चीज़ है। यहाँ पर प्राणवायु का मतलब ऑक्सीजन से मेरा आशय नहीं है। ऑक्सीजन हम श्वास लेने के लिए ले रहे हैं, लेकिन बाहर निकाल रहे हैं। जितनी ऑक्सीजन का हमारे शरीर के लिए इनपुट आवश्यक है, ध्यान से समझना एक बात को, जितना ऑक्सीजन का शरीर के अंदर जाना आवश्यक है, उतना ही CO2 का बाहर आना भी आवश्यक है। अब प्राणवायु का मतलब केवल ऑक्सीजन से ही व्यक्ति जिंदा रह सकता है, CO2 का कोई अस्तित्व नहीं हो तो भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। क्योंकि जितनी ऑक्सीजन जिस अनुपात में हम ले रहे हैं शरीर की आवश्यकता के अनुसार, अपन ऑक्सीजन का हम इनपुट लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार CO2 का उत्सर्जन भी कर रहे हैं। तो जो CO2 होती है, जो मुंह से बाहर निकलने वाली है, वही ऑक्सीजन के बराबर योगदान रखती है। जितना ऑक्सीजन अंदर जाना आवश्यक है, उतना ही CO2 या मैं कहूँ शरीर के महत्व के संदर्भ में कि मुंह से निकलने वाली हवा वो भी उतना ही योगदान देती है। अर्थात प्राणवायु के संदर्भ में यहाँ पर हिंदी में आप ऑक्सीजन को मत गिनना, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑक्सीजन की बात नहीं करने वाला। मेरा विज्ञान पढ़ाना और गैस पढ़ाने का कोई संदर्भ नहीं है। मेरा मतलब यहाँ पर यह है, क्योंकि मैं प्राणवायु का जो अर्थ लिखने वाला हूँ वो अर्थ लिखते ही आपके जहन में वो सवाल आता, और देखो कैसे सवाल आएगा। मैं प्राणवायु का संदर्भ यहाँ पर ले रहा हूँ मुंह से निकलने वाली वायु, मुंह से निकलने वाली वायु। और मुंह से जो वायु निकलती है, मुंह से निकलने वाली जो हवा है, अब हवा वापस से अगर आ रही है तो निश्चित रूप से कार्बन डाइऑक्साइड आती है या CO2 आती है। तो आपके जहन में आएगा कि CO2 को तो प्राणवायु कहते ही नहीं है। इसलिए मैंने आपको ये सब चीज बताई है कि प्राणवायु का मतलब केवल यहाँ पर ऑक्सीजन से न समझे। प्राणवायु का मतलब यहाँ है कि मुंह से निकलने वाली वायु। अब इस आधार पर भी, प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर भी तो ये वाली चीज आपके समझ में आ चुकी कि मुंह से निकलने वाली हवा कोई मैंने दूसरा नाम क्या दे दिया है यहाँ पर? प्राणवायु। मुंह से निकलने वाली हवा कोई मैंने क्या नाम दे दिया है? प्राणवायु। तो आधार क्या हो जाएगा हमारा? प्राणवायु के आधार पर। आधार हमारा क्या हो जाएगा बांटने का? प्राणवायु के आधार पर। ध्यान देना इस चीज पे, प्राणवायु के आधार पर। प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार कितने हैं? 2। प्राणवायु के आधार पर भी व्यंजनों के वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? 2 भागों में किया जाता है। वो दोनों नाम अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं। देखो, एक नाम आता है अल्प प्राण। एक नाम तो क्या आता है भाई? अल्प प्राण। और दूसरा नाम आता है क्या? महाप्राण। दूसरा नाम क्या आता है? महाप्राण। वापस से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्राणवायु, प्राणवायु का मतलब है मुंह से निकलने वाली हवा। किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से आवाज आती है या नहीं आती? कोई ऐसे तो है ना कि हाँ केवल होठ ही हिला रहे हों और आवाज ही नहीं निकालते और सब कुछ कह देते हैं। हाँ, है सांकेतिक भाषा में। ये चीज मैंने आपको कल बताई भी थी कि जब बोले भी नहीं और लिखे भी नहीं, केवल संकेत या इशारों से सब कुछ बातों का या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वहां पर भाषा कौन सी होती है? सांकेतिक भाषा होती है। वहां यहाँ मेरा सांकेतिक भाषा से संदर्भ नहीं है। मेरा संदर्भ यह है कि जब हम किसी भी ध्वनि का उच्चारण करते हैं, जब हम कोई भी बात, वर्ण, शब्द या वाक्य के रूप में बोलते हैं, उच्चारण करते हैं,
तो मुंह से जो आवाज आ रही है, जो ध्वनि बाहर आ रही है, उस आवाज के साथ साथ हवा भी बाहर निकलती है। बहुत माइनर चीज समझने की है। मुंह से आने वाली ध्वनि के साथ जो हवा होती है, उस हवा की मात्रा कितनी है, वह कितनी मात्रा में बाहर आ रही है, उसके आधार पर भी व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। और वो दोनों नाम कौन कौन से हैं? एक नाम है अल्प प्राण, एक नाम है कौन सा? महाप्राण। अर्थात मुंह से निकलने वाली वायु के आधार पर, मुंह से निकलने वाली वायु के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा जाता है। व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा नाम? अल्प प्राण और महाप्राण। अब क्या होता है अल्प प्राण और क्या होता है महाप्राण, उस चीज को समझो। सबसे पहले मैं जैसे अल्प प्राण का विच्छेद करूं, तो अल्प प्राण में 2 शब्द हैं, एक तो है अल्प और दूसरा क्या है? प्राण। अल्प प्राण में 2 शब्द हैं, एक तो क्या है? अल्प, और एक इसमें क्या जुड़ा हुआ है? प्राण। अल्प यहाँ पर उपसर्ग के रूप में जुड़ा हुआ मान सकते हैं, या अपन संयोग पद भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये विशेषण का रूप जुड़ा हुआ है, जैसे महा, और महा के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? प्राण। महा और प्राण। यहाँ पर प्राण प्राण जो दोनों में समान है। अब जो चीज दोनों में कॉमन हो जाती है, बार बार कह रहा हूं, ध्यान दे लेना। अभी मैंने आपको बताया था जब एगोस और सेगोस आए थे, उस समय मैंने कहा था, और बहुत बार ये चीज मैं दोहराऊंगा भी, कि हिंदी व्याकरण के बहुत सारे व्याकरणिक टॉपिकों को नाम की परिभाषा उन्हीं शब्दों में छुपी हुई होती है। यदि हमें ये नाम समझ में आ जाते हैं तो परिभाषा को अलग से याद करने की या लिखने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर ध्यान देना है, क्या जो चीज दोनों में कॉमन है, वहां से तो हमें प्रश्न का जवाब नहीं मिल सकता, यहाँ से तो मेरे को बेस मिलता है कि ये चीज है क्या। प्राण का संदर्भ है प्राणवायु से। प्राण का संदर्भ किससे लिया गया है? प्राणवायु से। क्या? कि प्राणवायु यानी कि मुंह से निकलने वाली हवा के आधार पर। यहाँ पर एक तो है अल्प प्रकार का वर्ण और एक कौन सा है? महाप्रकार का वर्ण। और हमें पता है अल्प का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कम। अल्प का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कम, न्यून या थोड़ा। अगर आप इसको स्त्रीलिंग में कहें तो क्या कह सकते हैं? थोड़ी, यही कहेंगे। अल्प का मतलब क्या होता है? न्यून, कम, जरा सा, जिसको हम कह सकते हैं थोड़ा या थोड़ी मात्रा में। और एक होता है महा, जिस महा का अर्थ होता है ज्यादा, जिसको हम कह सकते हैं अधिक, या हम कह सकते हैं बड़ा। अधिक, ज्यादा या बड़ा। वापस से समझना, प्राणवायु के आधार पर या मुंह से निकलने वाली हवा के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण हमने कितने भागों में किया? 2 भागों में। और 2 भागों में कौन कौन से आए? एक तो नाम आ गया अल्प प्राण और दूसरा नाम क्या आ गया? महाप्राण। अल्प प्राण को अपन ने शाब्दिक विच्छेद किया, इसका शब्द का अगर हम टुकड़ा करते हैं तो हमारे पास 2 नाम निकल के आए, एक तो अल्प और एक क्या? प्राण। महाप्राण का जब विच्छेद कर रहे हैं तो 2 नाम फिर से निकल के आ गए, एक तो महा और एक क्या? प्राण। महा का मतलब ज्यादा, अल्प का मतलब कम, प्राण का मतलब मुंह से निकलने वाली हवा। तो परिभाषा यहां से बना रहा हूं। अब शब्दों पे गौर करना कि यदि किसी वर्ण के उच्चारण में, यदि किसी वर्ण के उच्चारण में प्राण वायु, यदि किसी वर्ण के उच्चारण में, यदि किसी वर्ण के उच्चारण में प्राण वायु या मुंह से निकलने वाली हवा कम मात्रा में बाहर आती है, मुंह से निकलने वाली हवा कम मात्रा में या थोड़ी मात्रा में बाहर आती है, तो वह क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। ऐसा कोई भी व्यंजन वर्ण या ऐसा कोई भी वर्ण जिसका उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली हवा अल्प मात्रा में, कम मात्रा में, थोड़ी मात्रा में, जरा सी मात्रा में बाहर आती है, या लगता है बाहर आ ही नहीं रही, ऐसा महसूस होता है, तो उस वर्ण का नाम क्या होगा? अल्प प्राण होगा। उस वर्ण का नाम क्या होगा? अल्प प्राण। और जिस वर्ण का उच्चारण करते समय, कोई भी वर्ण हो चाहे वो, जिसको बोलते समय मुंह से निकलने वाली हवा या प्राण वायु, मुंह से निकलने वाली हवा या प्राण वायु ज्यादा या अधिक मात्रा में या बड़ी मात्रा में, ज्यादा, अधिक या बड़ी मात्रा में बाहर आ रही है, प्राण वायु या मुंह से निकलने वाली हवा ज्यादा मात्रा में बाहर आती है, तो ऐसे वर्णों का नाम होगा महाप्राण। ऐसे वर्णों का नाम क्या होगा? महाप्राण। अब इन दोनों चीजों को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं परिभाषा के संदर्भ में, कि अल्प प्राण तो क्या होता है? अल्प प्राण तो क्या होता है? जिसका उच्चारण करते समय प्राण वायु या मुंह से निकलने वाली हवा, प्राण वायु या मुंह से निकलने वाली हवा कम मात्रा में बाहर आती है, तो उसे क्या नाम दिया जाएगा? अल्प प्राण। महाप्राण क्या होता है? जिसका उच्चारण करते समय, जिसका उच्चारण करते समय प्राण वायु या मुंह से निकलने वाली हवा ज्यादा मात्रा में बाहर आती है, तो वो क्या होता है? महाप्राण। अब बात आती है कौन सा अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण है। देखिए हम इनको लिखते हैं कि कौन सा अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण है, कौन सा अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण है। इस चीज को हमें और समझना है भाई। देखो एक बार, अल्प प्राण वर्णों की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं कहूं प्रत्येक वर्ग का पहला,
प्रत्येक वर्ग का तीसरा और प्रत्येक वर्ग का पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और प्रत्येक वर्ग का पांचवा। वापस से समझिए, अल्प प्राण का मतलब क्या हुआ? वे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु या मुंह से निकलने वाली हवा कम मात्रा में बाहर आती है उन्हें अल्प प्राण कहा गया। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये तीनों के तीनों वर्ण क्या कहलाते हैं? या हम कहें कि प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवे, ये तीनों के तीनों वर्गों के वर्ण क्या कहला रहे हैं? अल्प प्राण। इसके साथ साथ और कौन कौन से वर्ण हैं जो अल्प प्राण में आएंगे, वो ध्यान देने वाली बात है। क्या? अंतस्थ। अंतस्थ कौन कौन से हैं? बहुत अच्छे से पता है हमें। क्या? य, रे, ले और वे। य, रे, ले और वे। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये, रे, ले और वे। इनके साथ यहाँ पर है नहीं लिखना जो सहघोष में लिखा था, यहाँ पर केवल चारों अंतस्थ और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। कुल कितने हो गए? ये तो 15। ये तो कुल कितने हैं? 15। और ये कितने हैं? 4, 19। तो अल्प प्राण व्यंजन तो कितने होते हैं? 19। अब इसी के साथ साथ हमारी हिंदी भाषा के पाणिनि, हिंदी भाषा का पाणिनि कौन है बताएं? देखें, एक सवाल है आप लोगों के लिए, साहित्य के विद्यार्थी हो, पूछ रहा हूं, हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है? पाणिनि का मतलब यह है कि जैसे संस्कृत भाषा की व्यवस्थित व्याकरण लिखने वाले प्रथम व्याकरण आचार्य थे पाणिनि महोदय, ठीक उसी प्रकार से हिंदी भाषा की व्यवस्थित व्याकरण लिखने वाले व्यक्ति जिनको पाणिनि की उपमा दी जाती है, हिंदी भाषा के पाणिनि की उपमा, वो व्यक्ति हैं। आपको मैं नाम बता देता हूं, जीके की दृष्टि से याद रख सकते हैं। क्या? व्यक्ति का नाम है कामता प्रसाद गुरु। हिंदी भाषा की प्रथम व्यवस्थित व्याकरण लिखने वाले व्याकरणाचार्य कौन थे? कामता प्रसाद गुरु। और इस कामता प्रसाद गुरु को ही कहा जाता है हिंदी भाषा का पाणिनि। क्या कहा जाता है? हिंदी भाषा का पाणिनि। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है ऐसा कि इनको पाणिनि की संज्ञा दी गई? तो इन्होंने व्यवस्थित व्याकरण लिखी है, और इस व्यवस्थित व्याकरण में ही क्या होता है, जब इसको पढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 40 के आसपास एक बात लिखी आती है। क्या? कि सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। पाणिनि महोदय ने कहा है क्या? कि सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। बहुत अच्छे से समझना इस चीज को। अल्प प्राण वर्ण किसे कहा जाता है? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली हवा कम मात्रा में या अल्प मात्रा में बाहर आती है उन्हें क्या कहा गया? अल्प प्राण वर्ण कहा गया। अल्प प्राण वर्णों में कौन कौन से शामिल किए? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि वर्गीय वर्णों में बात करें, वर्गीय व्यंजनों की बात करें तो 15। उसके बाद हमने अंतस्थ के चारों कौन कौन से? ये, रे, ले और वे को भी इसमें शामिल कर लिया। तो ये कुल कितने हो गए? 19 वर्ण। ये कुल कितने हो गए? 19। और इसके अलावा सभी स्वर भी क्या होते हैं? अल्प प्राण। स्वर कितने? 11 और 19 कौन? व्यंजन। कुल संख्या कितनी हो गई? 30। अर्थात यदि पूछ लिया जाए कि अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो जवाब क्या रहेगा? 30। जवाब क्या रहेगा? 30। उधर सहघोष की संख्या कितनी होती है? 31, क्योंकि वहां पर है और जुड़ जाता है, वहां पर है और जुड़ जाता है। अब अगर हमें यह पता है कि अल्प प्राण वर्णों की संख्या 30 है और कौन कौन से हैं, तो अब महाप्राण की अगर हम बात नहीं भी करें कि कौन कौन से इसमें शामिल होंगे, तो भी निकाले जा सकते हैं। देखो कैसे, जैसे हमें अल्प प्राण का पता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और प्रत्येक वर्ग का पांचवा, ये क्या होते हैं? अल्प प्राण। तो महाप्राण में कौन कौन से? वर्ग में कौन कौन से बच गए? देखो, दूसरा बच गया, और वर्ग में कौन सा बच गया? चौथा। तो मैं कहूंगा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। इसके साथ साथ और कौन से बच गए? सभी के सभी ऊष्म वर्ण बच गए, सभी के सभी ऊष्म वाले बच गए, जिसमें आपके तीनों के तीनों से हैं, जिसमें आपके तीनों से हैं। और इसके अलावा एक वर्ण कौन सा है? एक वर्ण कौन सा है? तीनों से और एक आपका कौन सा है? वर्ण। तो 5 दूनी 10, तो ये वर्गीय वर्ण हो गए, और 4 अंतस्थ, सॉरी ऊष्म वाले। तो 10 + 4 बराबर हम कह सकते हैं कि महाप्राण वर्णों की या महाप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 14। महाप्राण वर्णों की या महाप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 14। और अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? 30। कौन कौन से हैं हमें बहुत अच्छे से ये चीज पता चल चुकी है। एक बार आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और साथ में कुछ लिख रहे हैं तो वो वाले विद्यार्थी भी आप इसको लिख सकते हैं। तो अब तक हमने जो पढ़ा है वर्णों के वर्गीकरण का, जो विभाजन का जो दूसरा आधार था, कौन सा लिया था हमने? घोष, कंपन या गूंज के आधार पर। कितने भागों में बांटे? 2 भागों में, अघोष और सहघोष। अब बात हमने जो दूसरी आरंभ करी है, प्राणवायु। प्राणवायु का संबंध हमने कहां से लिया है? मुंह से निकलने वाली वायु के आधार पर। और मुंह से निकलने वाली वायु के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया? 2 में। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प का मतलब कम मात्रा में हवा जिसमें बाहर आएगी, महाप्राण का मतलब जिसमें हवा ज्यादा मात्रा में बाहर आती है। उसके बाद में हमने बात आरंभ करी है कौन कौन सी, कि अल्प प्राण कौन कौन से हैं और महाप्राण कौन कौन से हैं। संख्या का अगर पूछ लिया जाए तो अल्प प्राण की संख्या होगी 30 और महाप्राण वर्णों की संख्या होती है कितनी? 14। एक बार इनका स्क्रीनशॉट लें ताकि हम आगे बढ़ें।
हाँ बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, वर्णों के वर्गीकरण का अगला आधार है वो क्या है, ध्यान दो। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझो। ये व्यंजनों को बांटने का हमारा चौथा आधार आ चुका है। व्यंजनों को बांटने का चौथा आधार हम ले चुके हैं। पहला हमने लिया साधारण वर्गीकरण में 3 भाग, दूसरा हमने लिया घोष कंपन या गूंज के आधार पर 2 भाग, और तीसरा हमने लिया प्राणवायु या मुंह से निकलने वाली वायु के आधार पर 3 भाग। अब यह है एक उच्चारण के आधार पर। उच्चारण का शाब्दिक अर्थ होता है बोलना। किसी वर्ण का हम उच्चारण कर रहे हैं, किसी वर्ण को हम बोल रहे हैं, उसके आधार पर भी व्यंजनों के कितने भाग होते हैं। इसके ठीक बाद में मैं भी आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं कि मैं आगे चर्चा कहां लेके जाऊंगा। इसके ठीक बाद में अपन एक और प्रकार पढ़ेंगे, चौथा वो सॉरी पांचवा आधार जो आएगा वो आएगा उच्चारण स्थान। वो क्या आएगा, उच्चारण स्थान। दोस्तों इन दोनों में अंतर क्या है, जरा सा फर्क है। देखो उच्चारण, उच्चारण का मतलब तो क्या होता है बोलना, स्थान का मतलब क्या होता है जगह। क्या होता है जगह। अब इन दोनों नामों को समझना, क्योंकि नाम को सुनते ही भ्रम हो जाता है कि उच्चारण और उच्चारण स्थान दोनों एक हैं या अलग अलग हैं, एक है तो क्यों नहीं है या अलग अलग है तो क्यों, वो समझो। उच्चारण का मतलब क्या होता है, केवल बोलना कि किसी वर्ण का या किसी व्यंजन का आप उच्चारण कैसे कर रहे हैं, कौन सा व्यंजन किस तरीके से बोला जाता है, उस आधार को तो हम क्या कहेंगे, उच्चारण के आधार पर। और एक होता है कौन सा व्यंजन कहां से बोला जा रहा है, कौन से व्यंजन को बोलते समय मुख का कौन सा अवयव क्रियाशील है, मुख के में जो क्रियाएं हो रही हैं, जीभ किसी भाग के पास जा रहा है, किसी भाग को स्पर्श कर रहा है, तो वो स्पर्श वाली जो जगह है या जो उच्चारण का जो स्थान है वो तो कौन सा माना जाएगा, उच्चारण स्थान। वो तो क्या माना जाएगा, उच्चारण स्थान। और जो उच्चारण बोलने का तरीका हो रहा है उस तरीके को हमने क्या नाम देंगे, उस तरीके को हम नाम क्या देंगे, उच्चारण स्थान। उस तरीके को हम नाम क्या देंगे, उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान अलग चीज हो गई है और उच्चारण स्थान के बाद में जो केवल उच्चारण है वो चीज अलग है। तो हम पहले बात कर रहे हैं किसकी, उच्चारण के आधार पर, यानी कि वर्णों का या व्यंजनों का जो बोलने के आधार पर है कितने भागों में बांटा गया है। व्यंजनों को बोलने के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। संख्या ज्यादा है लेकिन कठिन नहीं है, ध्यान रखना। कितने भाग होंगे, 8। कितने भाग होंगे, 8। हिंदी व्याकरण के बहुत कम बिंदु ऐसे होंगे जिनमें आपको इतने सारे प्रकारों की संख्या देखने को मिलेगी। आपको मैं 2-3 प्रकारों का हिंट दे रहा हूं, फिर से याद रहेंगे। ये एक तरीका है हमारा याद रखने का कि कौन कौन सी चीज के कितने प्रकार होते हैं। बेसिक सा ही प्रश्न पूछ लिया जाए, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं, याद ही नहीं है। आपसे ये पूछे अल्प प्राण कौन कौन से हैं बता दोगे, महाप्राण कौन से हैं बता दोगे, क्योंकि रटा है हमने, समझा है हमने, है यार, रटा है, केवल ही रटा है नहीं समझा है। इनका अपने को कंसेप्ट पता चल चुका। पर संख्या वाले प्रश्नों को हम बहुत सरल समझ के छोड़ देते हैं कि यह क्या पूछेगा। बहुत बार पूछा गया है मित्रों, विशेषण के प्रकार पूछे गए हैं। विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, ऑप्शन में 4 और 5 मिलते हैं। 4 और 5 मिलते हैं। जो अप्रमाणिक गाइडें हम पढ़ने वाले विद्यार्थी हुआ करते हैं उनमें सबसे बड़ी गलती बता देता हूं। ज्यादातर जो प्रतिस्पर्धा की जो पुस्तकें निकल के आती हैं वहां पर आपको विशेषण के 4 प्रकार मिलते हैं, बल्कि वास्तव में कितने होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। मुख्य 5 प्रकार होते हैं। इसके अलावा तो 2 अन्य प्रकार और आते हैं। इसके अलावा 2 अन्य प्रकार और आते हैं। जब अपना विशेषण टॉपिक आएगा इसका बहुत विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मैं आपको जो बताने जा रहा था वो क्या था कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने प्रकार हैं, 8। ये 8 प्रकार 2-3 टॉपिकों में मिलेंगे आपको। एक तो हिंदी में कारकों की संख्या कितनी मानी जाएगी, 8। हिंदी में यदि आपको कारक पूछ लिया जाए तो कारकों की संख्या कितनी बतानी है, 8। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के प्रकार भी कितने होते हैं, 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद भी कितने होते हैं, 8। और प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद भी कितने होते हैं, 8। ये 8 का आंकड़ा 2-3 जगह में मिलेगा केवल। इसके अलावा 2 या 3 भागों में पूरा टॉपिक सिमट जाता है। केवल 2 या 3 भागों में पूरा टॉपिक सिमट जाता है। 10-11 प्रकार हम पढ़ेंगे, वो इसके ठीक बावजूद उच्चारण स्थान के आधार पर आएंगे। तो 8 में कौन कौन सी चीजें बताई मैंने आपको, एक तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का प्रकार कितने होते हैं, 8। दूसरा क्रिया के प्रकार है प्रयोग और संरचना के आधार पर, वो भी कितने हैं, 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद भी कितने हैं, 8। और कारक भी कितने होते हैं हिंदी में, 8। अब बात कर रहा हूं मैं पहली किसकी, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने, 8 प्रकार। मैं पहले केवल नाम लिखूंगा। देखो सबसे पहला नाम है क्या, स्पर्श व्यंजन। ये नाम पहले सुना हुआ लग रहा है, स्पर्शी सुना है, हाँ वहीं से निकाला है क्या, स्पर्श। दूसरा नाम हमारे सामने आता है कौन सा, संघर्षी। दूसरा नाम क्या आता है, संघर्षी। तीसरा जो नाम हमारे सामने आएगा इन दोनों को जोड़ के बनाएंगे, स्पर्श संघर्षी। तीसरा नाम जो आएगा वो क्या आएगा, स्पर्श संघर्षी। वापस से समझो इन तीनों चीजों को। एक तो नाम आ गया क्या, स्पर्श वर्ण या स्पर्शी वर्ण। दूसरा आ गया संघर्षी वर्ण और तीसरा आ गया क्या, स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी। नंबर 4 पे है जो अगला जो नाम आ रहा है वो क्या आ रहा है,
स्पर्शहीन, स्पर्शहीन, जिनमें कोई स्पर्श नहीं होता, जिसमें कोई स्पर्श नहीं होता। कई बार किताबों में हमको ये भी मिल जाता है संघर्षहीन। क्या मिल जाता है? संघर्षहीन। ज्यादा प्रचलन में कौन सा है? संघर्षहीन। अगर आप भ्रमित होने के हो तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। एक बार यही 3 तक का ही लेंगे, उसके बाद 8 के गणित तक चलूंगा मैं केवल बात कर रहा हूं सबसे पहले किसकी? स्पर्श की। स्पर्श का मतलब क्या है? हमने अभी अभी सुना था कि ऐसा कोई भी वर्ण जिसका उच्चारण करते समय जीभ किसी मुख अवयव को स्पर्श कर रही है, वो क्या कहलाता है? स्पर्शी। और स्पर्शी में वहां पर हमने संख्या कितनी पढ़ी? 25। लेकिन मित्रों आपको मैं एक बात बता देना चाहूंगा, उन स्पर्श की जो 25 हैं, उन 25 को भी हम यहाँ पर और भागों में बांट लेंगे। उन 25 को भी हम यहाँ पर 3 भागों में लिख देंगे, और वो 3 भाग कौन कौन से आएंगे भी मैं आपको बता रहा हूं। केवल यहाँ पर स्पर्श, जिनमें केवल स्पर्श होता है, संघर्ष नहीं हो रहा है, नाक में उनका जिनका उच्चारण नहीं हो रहा है, वो अलग प्रकार में गिने जाएंगे, क्योंकि वो तो था साधारण वर्गीकरण। वो तो क्या था? साधारण वर्गीकरण। यानी कि जिनमें स्पर्श होता है, इसके अलावा और क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उन 25 वर्णों में केवल एक बात कॉमन थी, क्या? कि कोई भी वर्ण हो, कहीं से भी बोला जा रहा हो, कैसे भी बोला जा रहा हो, लेकिन जीभ किसी मुखावयव को क्या करती है? स्पर्श करती है। ऐसे तो कितने वर्ण हैं? 25। लेकिन जिनमें केवल स्पर्श होता है, स्पर्श के अलावा अन्य कोई प्रक्रिया नहीं हो रही, स्पर्श के अलावा घर्षण नहीं होता, स्पर्श के अलावा कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, स्पर्श के अलावा नाक में से किसकी ध्वनि नहीं आ रही, ऐसे वर्णों की अगर बात करें तो वो हो गया बोलने का तरीका, उच्चारण के आधार पर। तो इसमें उनको भी हम और ज्यादा भागों में बांट लेंगे। जो 25 वर्ण हैं उनको भी हम 2-3 भागों में बांटेंगे। तो सबसे पहले हमें केवल इनके नाम कंफर्म करने हैं। सबसे पहला नाम क्या आया? स्पर्श। उसके बाद में जो दूसरा नाम आ रहा है वो क्या आ गया हमारे लिए? संघर्षी। अर्थात जिसमें प्राणवायु को बाहर आने के लिए संघर्ष करके बाहर आना पड़ता है। और अभी मैंने आपको ये चीज बताई भी थी, संघर्ष क्या होता है? जब जीभ और तालु या जीभ और कोई मुख अवयव इतने पास आ जाते हैं कि प्राणवायु को निकलने के लिए जगह कम मिलती है, मार्ग कम मिलता है, तो वो बाधा का सामना करके बाहर निकलती है, दबकर बाहर निकलती है। जैसे इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं, हम सड़क से किनारे, और किनारे के बाद में हम किसी गली में एंटर हो जाते हैं। हमने देखा कि प्रारंभ में तो गली की चौड़ाई थी वो बहुत ज्यादा थी, प्रारंभ में तो गली की चौड़ाई क्या है? बहुत ज्यादा है। हम आराम से चलते जा रहे हैं, हम आराम से चलते जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए और गली का मार्ग क्या होता गया? संकरा होता गया। गली का मार्ग क्या होता गया? उसकी चौड़ाई कम होती गई। लास्ट में एक समय ऐसे आ जाता है कि जो हम ऐसे चल रहे थे वो ऐसे घूम करके ऐसे निकलने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अब हमें भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में भी हम कई बार देखते हैं कि ऐसे सीधे नहीं जाया जा सकता, तो हम ऐसे एक तरफ से करवट सी लेकर के निकलने की कोशिश किया करते हैं। तो जब मार्ग संकरा हो गया तो जाहिर सी बात है बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है, बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए प्राणवायु को संघर्ष करके बाहर आना पड़ता है, वो कौन से होते हैं? संघर्षी। वो वर्ण कौन से होते हैं? संघर्षी। और वे वर्ण जिसमें किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं हो रहा है, केवल स्पर्श होता है, वो क्या होते हैं? स्पर्शी। अब अगला जो मैंने तीसरा नाम लिखा है वो इन दोनों को जोड़ के लिखा है। क्या? कि वे वर्ण जिनमें स्पर्श तो होता ही होता है, लेकिन स्पर्श के साथ साथ मुंह से निकलने वाली हवा, स्पर्श तो होगा जीभ का, किसी न किसी मुखावयव को छुएगी तो कौन? जीभ। लेकिन जीभ जब मुखावयव को स्पर्श करती है, उसके साथ ही साथ क्या होता है? मुंह से निकलने वाली प्राणवायु को संघर्ष भी करना पड़ता है। अर्थात मेरा कहने का आशय यह हुआ कि जिसमें स्पर्श और संघर्ष, जिसमें स्पर्श और संघर्ष दोनों हो, वो क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी। वो क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी। अगला नाम हम जो लिखेंगे वो यहीं से निकाल रहा हूं मैं, कौन सा? नासिक्य। अगला नाम मैं कौन सा निकाल रहा हूं? नासिक्य। नासिका का मतलब यह होता है जिसका उच्चारण करते समय हवा का ज्यादातर भाग कहां से निकलता हो? नाक से निकलता है। वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय प्राणवायु का ज्यादा भाग कहां से निकलता है? नाक से निकलता है, वो क्या वर्ण कहलाता है? नासिक्य। वो वर्ण क्या कहलाता है? नासिक्य। और जिसमें स्पर्श संघर्ष इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आती, जिसको आप चाहो तो स्पर्शहीन क्या? संघर्षहीन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? संघर्षहीन कह सकते हो। मतलब जिनमें किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं होता, मुंह से निकलने वाली हवा बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बाधा का सामना किए हुए आराम से बाहर निकल जाती है, उसे क्या कहा जाता है? संघर्षहीन कहा जाता है। बिना संघर्ष के जिसको उच्चारण कर सकते हैं। अगला जो नाम आता है हमारे सामने, छठा जो प्रकार आता है वो आता है क्या? पार्श्विक। बहुत अटपटा नाम है लेकिन याद रह जाएगा अच्छे तरीके से। पार्श्विक। ये पार्श्विक क्या होता है? देखो, पार्श्विक जो शब्द है वो बनता है पार्श्व से। किससे बनता है? पार्श्व से। पार्श्व का अर्थ क्या होता है? पार्श्व में एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इससे बना है पार्श्विक। पार्श्व का शाब्दिक अर्थ होता है बगल। क्या होता है? बगल। नहीं समझे? किनारा। बगल या किनारा। परिभाषा के संदर्भ में इसको समझो।
बगल या किनारा, ये पार्श्विक कैसे बना? पार्श्विक शब्द बना है किससे? पार्श्व से। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बगल या किनारा, बगल या किनारा। ऐसा कोई भी वर्ण जिसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ मसूड़ों के पास चली जाती है। ऐसा कोई भी वर्ण जिसका उच्चारण करते समय जीभ मसूड़े के पास चली जाती है और हवा का अधिकांश भाग किनारों से बाहर निकलता है। बहुत समझना इस चीज को, अलग तरीके से बता रहा हूं। मतलब क्या हुआ कि जैसे एक वर्ण ऐसा है जिसका उच्चारण हम करेंगे, अभी वर्ण बताऊंगा कौन सा है वो, अभी वर्ण बताऊंगा कौन सा है। एकमात्र वर्ण आता है ले वर्ण। ले बोल के देखिए, ले। जब हम ले वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जीभ का अग्रभाग क्या होता है? मूर्धा में टच कर लेता है, मसूड़े को टच करता है। ले, जितनी देर तक ले लंबा उच्चारण करके देख लीजिए, आपको इस चीज का आभास होगा कि जीभ का अग्रभाग मसूड़ों के अग्रभाग से स्पर्श कर रखा है और हवा कहां से निकल के आ रही है? दोनों साइडों से बाहर निकल के आ रही है, किनारों से बाहर निकल के आ रही है, बगल से बाहर निकल के आ रही है। तो जब हवा का अधिकांश भाग बगल से या किनारों से बाहर निकलता है, किनारे का मतलब पार्श्व, और पार्श्व से क्या कह दिया? पार्श्विक। पार्श्व से क्या बना लिया? पार्श्विक, अर्थात जिसमें किनारों से हवा का ज्यादातर भाग बाहर निकलता हो, ऐसा वर्ण क्या कहलाता है? पार्श्विक वर्ण कहलाता है। उसके बाद में अगला जो नाम आता है वो आता है प्रकंपित। नाम क्या आता है? प्रकंपित। प्रकंपित, प्रकंपित। प्रकंपित का शाब्दिक अर्थ होता है घर्षण वाला वर्ण। ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय जीभ मुंह में घर्षण करती है, रगड़ जिसमें खाती हो। और रगड़ जिसमें खाती है एकमात्र वर्ण होता है कौन सा? रे वर्ण, जिसका उच्चारण आप करके देख सकते हैं। रे, रे वर्ण आप कितनी भी देर तक बोलो रे। रे वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ क्या करती है? मुंह में घर्षण करती है, रगड़ खाती है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? प्रकंपित। क्या होता है? प्रकंपित। अंतिम और आखिरी का जो इसका प्रकार होता है मित्रों, 8वां मैं इधर नाम लिख रहा हूं केवल, और जो 8वां नाम आता है वो नाम आता है आपका क्या? ताड़नजात। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से चर्चा करी थी आरंभ में आते ही क्लास में, जब मैंने आपको ये बिंदुओं का फॉर्मेट समझाया था कि किसी भी वर्ण के ऊपर भी, बाद में भी, नीचे भी और पहले भी बिंदु लगा सकते हैं। इन सभी बिंदुओं के नाम भी अलग अलग हैं, हालात भी अलग अलग हैं और वर्ण भी अलग अलग हैं। तो इनमें जो नीचे वाली बिंदी लगाई थी हमने ट वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण पे, ट वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण पे। तो ये दोनों के दोनों वर्ण क्या होते हैं? ताड़नजात। इसी का दूसरा नाम हमें क्या मिलता है? उत्क्षिप्त। क्या मिलता है भाई? उत्क्षिप्त। अर्थात इनका उच्चारण करते समय जीभ इतना झटका खाती है, ऐसे लगता है जैसे वर्ण को बाहर फेंक रही हो। बिल्कुल, इसका उच्चारण करते समय जीभ इतना झटका खा के उच्चारित करती है, ऐसा लग रहा है जैसे कि बाहर फेंक रही हो, इसलिए इनको कहा जाता है फेंका हुआ वर्ण। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? फेंका हुआ वर्ण। पहले मित्रों मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि मेरा संदर्भ यह था कि उच्चारण के आधार पर जो बहुत ज्यादा संख्या में हमें नाम नजर आते हैं कि यार इतने सारे नाम कैसे याद होंगे, वो चीज क्या है, मैंने उनका कंसेप्ट सॉल्व किया है कि वो चीज क्या होती है, उन नामों का परिभाषाएं क्या है, उन नामों का मतलब क्या है, वो चीजें हमने बात करी हैं। देखो सबसे पहले हम बात करें उच्चारण के आधार पर प्रकार, तो कितने हो गए? 8। सबसे छोटा प्रश्न, उच्चारण के आधार पर वर्णों के या व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं साहब? कि 8 प्रकार होते हैं। परीक्षा का नाम नहीं हो सकता, परीक्षा में ध्यान रखना, ये किसी भी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया है, बार बार इस प्रकार का सवाल आपके जहन में आना भी नहीं चाहिए कि सर ये कौन सी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और कौन सी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैं संपूर्ण व्याकरण आपको पढ़ा रहा हूँ, संपूर्ण व्याकरण पढ़ा रहा हूँ। व्याकरण के प्रत्येक महीन से महीन बहुत बारीक तथ्य, सबसे छोटा से छोटा बिंदु जिसका हम ये कह सकते हैं कि ऐसी भी कोई चीज होती है क्या, यह प्रश्न के संदर्भ में या परीक्षा के संदर्भ में कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन हम किसी एक पर्टिकुलर परीक्षा को ध्यान में न रखते हुए हम ओवरऑल सिलेबस पढ़ रहे हैं। और ओवरऑल सिलेबस की वास्तविकता यही होती है। अब लोग कैसे सिलेबस पूरा करवाते हैं वो तो आपको भी बहुत अच्छे से पता है। अगर आपने उत्कर्ष का मंच ज्वाइन किया है तो आपको इतना आत्मविश्वास तो होना ही चाहिए कि मैं बहुत सही जगह से चुनाव करके बैठ गया हूं। अब आप इस चीज से नियमित जुड़े हैं, तो नियमितता का मतलब यह भी होता है कि नियमितता का मजा कब आए? जब सफलता हमारे नजदीक आ जाती है, सफलता जब हम प्राप्त कर लेते हैं। और उस सफलता को प्राप्त करने के लिए एक जो सर ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, जो तकनीकी के साधनों का प्रयोग करते हुए एक लाइव का आपके सामने जो ये सेगमेंट शुरू कर रखे हैं, जो डिजिटल भारत में एक योगदान दे रहे हैं समाज के लिए, एक बहुत अच्छा सहयोगात्मक भूमिका का निर्वहन करते हुए सर ने आपके साथ इन चीज़ों को साझा करने की कोशिश की कि हमारी प्रतिभाओं को, जो जोधपुर में ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर सकते, वो वहीं जहां हैं वहीं बैठ करके भी आप इनको ऑनलाइन और यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। और इन सब चीज़ों को आपको वीडियोज भी, फॉर्मेट भी, इनके अलावा इसके जो भी क्वेश्चंस के PDF हैं वो सब हमें
ई उत्कर्ष की ऐप पर उपलब्ध हैं, आप जब चाहें उनको वहां से प्राप्त कर सकते हैं। लगातार इसके साथ बने रहें तो आपको ये चीजें पता भी रहेंगी कि कौन सी चीज हम पढ़ रहे हैं और कौन सी चीज कहाँ तक पढ़ाई जा चुकी है। नियमित कक्षाएं होती हैं और नियमित कक्षाओं का टाइम टेबल आपको पहले ही दिन शाम को 8 से 9 या 9-10 बजे तक आपको मिल जाता है कि कल कौन कौन से समय पे किस किस विषय की किस किस अध्यापक के द्वारा कक्षाएं होंगी। अब नियमित विद्यार्थियों के रूप में हम बात करें तो व्याकरण का पढ़ने का क्रम भी हमने नियमित ही लिया है। ऐसे नहीं है कि कभी एक टॉपिक कहाँ से उठा लेंगे, कभी एक टॉपिक कहाँ से उठा लेंगे, और उसी नियमित कड़ी में हमने पढ़ना आरंभ किया। तो जो उच्चारण के आधार पर वर्णों के 8 प्रकार हैं, उन 8 प्रकारों में कौन कौन से नाम आए? स्पर्श आया, संघर्षी आया, स्पर्श संघर्षी आया, नासिक आया, संघर्षहीन, पार्श्विक और प्रकंपित, और अंतिम नाम क्या आ गया? ताड़नजात। क्या होता है 2 मिनट में वापस से दोहरा रहा हूं, ध्यान देना। ऐसा कोई भी वर्ण जिसका उच्चारण करते समय मुख में जीभ का क्या होता है? केवल स्पर्श होता है, वो क्या कहलाता है? स्पर्शी। आप इनको चाहो तो मूल स्पर्शी भी कह सकते हैं। मूल स्पर्शी का मतलब हो गया कि जिनमें केवल स्पर्श होगा, इसके अलावा और कोई अन्य प्रक्रिया नहीं होगी। जो 25 वाली चीज है वो केवल अध्ययन की सरलता हेतु है। यदि परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि स्पर्शी वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो आपका केवल आंसर इसी के अकॉर्डिंग आएगा। वो आंसर आएगा कौन सा? 16। अब ये 16 कौन कौन से होते हैं इसके भी हम बात करने वाले हैं। जिनमें केवल स्पर्श नहीं होता, संघर्ष होता है, प्राणवायु को बाहर निकलने के लिए बाधाओं का सामना करना पड़ता है, वो कौन सा होता है? संघर्षी। और वे वर्ण जिनमें स्पर्श भी होता हो और प्राणवायु को बाहर आने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता हो, वो वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा का ज्यादातर भाग नाक से या नासिका से बाहर आता है, वो क्या कहलाते हैं? नासिकेय। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु को किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, वो क्या कहलाते हैं? संघर्षहीन कहलाते हैं, बिना संघर्ष वाले वर्ण कहलाते हैं। वह वर्ण जिसका उच्चारण करते समय हवा का ज्यादातर भाग किनारों से बाहर आता है, अधिकतम भाग बगल से बाहर निकल जाता है, वह वर्ण क्या कहलाता है? पार्श्विक। और जो घर्षण के साथ उच्चारित होता है वो क्या कहलाता है? प्रकंपित। और अंतिम आता है क्या? जिसका उच्चारण करते समय जीभ झटका खा के नीचे गिरती है, ऐसे लगता है जैसे मुंह से बाहर फेंक रहे हो। या ताड़नजात चिन्ह के प्रयोग से बने वर्णों को हमने नाम क्या दिया है? ताड़नजात। इन्हीं का दूसरा नाम क्या मिलता है? उत्क्षिप्त नाम मिलता है। उत्क्षिप्त जिनका नाम हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से वर्ण किस में गिने जाएंगे। जो हमारे व्यंजन हैं कौन से? 33। इन 33 व्यंजनों में कौन सा तो स्पर्शी है और कौन सा संघर्षी है, कौन सा स्पर्श संघर्षी है, कौन सा पार्श्विक है, कौन सा प्रकंपित है? तो देखो, सबसे पहला हमने बात करना चाहा तो सबसे पहला नाम हमारे पास क्या आया? उच्चारण स्थान, सॉरी उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर नाम कितने हो गए? 8। सबसे पहला जो नाम आता है वो कौन सा नाम आया? हाँ बिल्कुल, स्पर्श वर्ण। नंबर 2 पे जो नाम आ रहा है वो नाम कौन सा आया? संघर्षी। तीसरा नाम इन दोनों को मिलाया जिसमें स्पर्श भी होता है और बाद वाला भाग यानी कि स्पर्श होने के बाद हवा को संघर्ष करके बाहर आना पड़ता है, वो क्या कहलाता है? स्पर्श संघर्षी। वो क्या कहलाता है? स्पर्श संघर्षी। उसके बाद चौथा जो नाम आया उसको हमने नाम क्या दिया? नासिक्य। चौथा जो नाम क्या दिया? नासिक्य। नासिक्य का मतलब जिसमें हवा का अधिकांश भाग नासिका से या नाक से बाहर निकल रहा हो। पांचवा जो नाम आया वो कौन सा आया? संघर्षहीन। पांचवा जो नाम आया वो कौन सा आया? संघर्षहीन। उसके बाद में छठा जो नाम आ रहा है वो कौन सा आया हमारे पास? प्रकंपित कह सकते हो। प्रकंपित के बाद में हमारे पास एक नाम आया, वो कौन सा आया? पार्श्विक। कौन सा नाम आया? पार्श्विक। और उसके बाद में अंतिम जो हमारे पास नाम आता है वो कौन सा आता है? ताड़नजात। वो कौन सा आता है? ताड़नजात। मित्रों बता रहा हूं कौन सा किसमें लिखा जाएगा। देखो, स्पर्श की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? स्पर्श वर्ण कौन कौन से होंगे, सुनना। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या मैं कहूं आरंभ के 4। आरंभ के 4, लेकिन चय वर्ग को छोड़कर। समझ में आया क्या कुछ? हिंदी में वर्ग कितने हैं? मैंने अभी आपको बताया था वर्ग कितने हैं? 5। कौन कौन से? कै, चै, टै, तै और पै। वर्ग कितने हैं? 5 वर्ग हैं। कै, चै, टै, तै, पै। इन सभी वर्गों का प्रथम 4 वर्ण, लेकिन चय वर्ग नहीं होना चाहिए। तो वर्ग कितने बच गए? वर्ग कितने बच गए? एक तो कै वर्ग हो गया, एक टै वर्ग हो गया, एक तै वर्ग हो गया और एक कौन सा हो गया?
पै वर्ग हो गया। वापस से समझना, वे वर्ण जिनमें केवल स्पर्श हो रहा है, वे वर्ण जिनमें केवल स्पर्श हो रहा है उन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्शी। स्पर्शी वर्णों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। कितनी होती है? 16। और वो 16 कौन कौन से हैं वो मैं बता रहा हूं। देखो, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, लेकिन चय वर्ग को छोड़कर। तो चय वर्ग का तो एक भी नहीं आएगा, ये तो हट ही गया। चय वर्ग को तो हमने क्या कर दिया? हटा ही दिया, क्योंकि इसको तो शामिल ही नहीं कर रहे हैं ना। तो चय वर्ग को पूरा हटा देने के बाद में हमारे पास कौन कौन से वर्ग बच गए? कै, टे, तै और पै। और इनके भी कौन से? आरंभ के 4 वर्ण। आरंभ के 4 का मतलब ये हो गया कि कै, टे, तै और पै, इन सभी वर्गों का पंचमाक्षर शामिल नहीं करना। पंचमाक्षर शामिल नहीं होगा। अब पंचमाक्षर को आप शामिल नहीं करोगे तो 4 वर्ग हमारे पास रहे, कै, टे, तै और पै, और 4 पंजे कितने होते हैं? 20। इन सभी वर्गों का पंचमाक्षर हटा दिया तो कितने वर्ण हटा दिए? चारों में से 4 वर्ण हटा दिए। कितने बच गए? 16। अब इतनी बड़ी लाइन अगर हमें याद नहीं रहे, इतनी बड़ी लाइन अगर हमें याद नहीं रहे तो हम यह भी कह सकते हैं, देखो इसको दूसरे तरीके से अब शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना चाहें का कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इतना सारा याद न करें और इन सबको हटा करके हम शॉर्ट रूप में लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? जरा देखो, दूसरे तरीके से मैं आपको लिखना बता रहा हूं। स्पर्श की बात करें तो मैं कहूंगा कै, टे, तै, पै वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। अब शायद आपके ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं कितने वर्णों की बात कर रहा हूं। मैंने चय वर्ग छोड़ ही दिया, वो पहले मैंने ये चीज इसलिए शामिल की थी आपको पता रहे कि कौन सी चीज इसमें शामिल होगी और कौन सी चीज इसमें शामिल नहीं होगी। हम इसका शॉर्ट मेथड भी साथ ले रहे हैं, पूरा डिस्क्रिप्टिव भी साथ में ले रहे हैं, ताकि आपको पता भी रहे कि थीम क्या है, टॉपिक कहना क्या चाह रहा है और समझ में किस तरीके से आ सकता है। तो स्पर्श वर्णों की बात करें तो कै, टे, तै और पै वर्ग के प्रथम 4 वर्ण किस में जाएंगे? स्पर्श में। अब बात आती है संघर्ष की। बात आती है संघर्ष में कौन कौन से शामिल होंगे। तो अभी जो आपने पढ़े थे ऊष्म वाले वर्ण कौन कौन से? श, श, से और है। ये चारों के चारों वर्ण, क्योंकि हमें पता है, अभी मैंने इनको ऊष्म वर्ण कहा था। ऊष्म वर्ण क्यों कहा था? क्योंकि इनके उच्चारण में, इनको ऊष्म वर्ण कहने की वजह यही तो थी कि इनका उच्चारण करते समय जीभ किसी मुखावयव के इतनी पास चली जाती है कि हवा को दबकर बाहर आना पड़ता है, बिचकर बाहर आना पड़ता है, रगड़ खा के बाहर आना पड़ता है, इसलिए प्राणवायु गर्म हो जाती है और इनका नाम क्या था? ऊष्म था। वही वाली बात यहाँ लागू करेंगे कि संघर्ष करके हवा को बाहर आना पड़ रहा है, इसका मतलब संघर्षी है। तो ये तीनों के तीनों से और है, अर्थात मैं कह सकता हूं ऊष्म वर्ग। अर्थात ऊष्म वर्ग क्या होता है भाई? आपका संघर्षी होता है। अब वे वर्ण जिसमें स्पर्श और संघर्ष दोनों होते हैं वो कौन कौन से हैं? जो भी आपने छोड़ रखा है, कौन सा? चय वर्ग। तो चय वर्ग के प्रथम चारों, चय वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, चय वर्ग के प्रथम चारों वर्ण वो क्या होंगे? जिनमें स्पर्श भी होता है, क्योंकि 25 में से है ना चय वर्ग, के ठीक बाद में और तय के ठीक पहले वाला वर्ग कौन सा है? चय वर्ग। तो चय वर्ग में स्पर्श तो होता ही होता है, ये तो अपने को पता है। और इस चय, छय, जय और जय को बोलते हैं तो हवा को थोड़ा सा संघर्ष भी करना पड़ता है, जिसमें स्पर्श और संघर्ष दोनों हो वो कहलाते हैं कौन से? आपके स्पर्श संघर्षी। और स्पर्श संघर्षी वर्णों की संख्या कितनी होती है? केवल 4। कितनी होती है? केवल 4। कौन कौन से? चय वर्ग के प्रथम चारों। इसके ठीक पहले हमने बात करी है संघर्षी की संख्या, तो संघर्षी की संख्या कितनी होती है? केवल 4। इसके ठीक पहले हमने बात करी थी कौन सी? जिसमें केवल स्पर्श होता है, और ऐसे वर्णों की संख्या कितनी होती है? केवल 16। कितनी होती है? 16। अब हम बात करते हैं आगे कि आगे का क्या मामला है। देखो, बात आती है नासिके की। नासिका का मतलब जहां पर हवा का ज्यादातर भाग नाक से बाहर निकल रहा हो वो वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिके। नासिके वर्ण क्या होता है? यहां पर मैंने 4 वर्णों की बात करी है, सभी वर्गों का अंतिम अक्षर छोड़ दिया तो वो यहां शामिल कर देंगे क्या? प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर। प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर। प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है भाई? नासिक क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर, यानी कि सभी वर्गों की, जिसको हम साधारणतः बोल देते हैं अणखालिया, अर्थात सभी वर्गों का 5वां वर्ण क्या होता है? नासिक क्या होता है? तो वर्ग कितने? 5, अर्थात वर्णों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अब एक बार यहां तक की हम बात करें मित्रों, तो यहां तक हमारे कितने वर्ण पूरे हो चुके हैं? एक बार जगह गिन सकते हैं। 29 वर्णों की मैंने बात कर ली है। देखो कैसे? 16 कौन से? कै, टे, तै और पै वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, और उन चारों वर्गों का पंचमाक्षर यहां शामिल हो गए तो 4 वर्ग हो गए पूरे 20, और इसके अलावा 8 ये वाले, इसके अलावा 8 ये वाले, तो 16 और 5 21, 5 कौन सा? चय वर्ग का 5वां
और 4 ये, तो 4 और 1 5 ये, 5 और 4 9, 16 और 4 20, 20 और 4 24, 24 और 5 कितने हो गए 29 वर्ण। अभी हमारे पास केवल एक वर्ग और बचा है, और वो वाला वर्ग कौन सा बचा है, अंतस्थ। वो वाला वर्ग कौन सा बचा है, अंतस्थ। इस अंतस्थ वर्ग की एक अलग ही कहानी समझो इसको। आगे वाला जो नाम आ रहा है वह नाम हमारे पास कौन सा आ गया, संघर्षहीन। वह नाम हमारे पास कौन सा आ गया, संघर्षहीन। ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हवा को किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। ऐसे संघर्षहीन वर्णों की संख्या कितनी होती है, 2। और वो कौन कौन से हैं, एक तो य और एक कौन सा है, वह। संख्या कितनी हो गई, 2। बोल के देख लीजिएगा, ये और वह। यहां से एक बहुत अच्छा प्रश्न बनने वाला है। अभी आपके सामने मैं एक प्रश्न रखूंगा, ये और वह, ये वह। ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलने में जीभ को हिलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, एक प्रकार से स्वरों की तरह इनका उच्चारण हो रहा है। एक बार क्या होता है, अधीनस्थ बोर्ड का एक पेपर था, उसमें प्रश्न पूछा गया, अर्ध स्वर है, पीटीटी के प्री टेस्ट में भी पूछा गया है, बीएड के प्री टेस्ट में भी ये प्रश्न आया हुआ है। अर्ध स्वर है और अर्ध स्वर में विकल्प दिए उसने क्या, ए, यही विकल्प है, ध्यान रखना। दूसरा दे दिया दूसरा विकल्प जो उसने दिया था उसमें केवल ए को इतना सा लिखा गया। इसके ऊपर लाइन है, ध्यान रखना, ए को आधा, ए की खड़ी पाई को हटा दिया गया है। ये वाली चीज हाईलाइट करके देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद में तीसरा उसने लिखा क्या, ये, और चौथा लिख दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। दिए गए क्वेश्चन का सवाल समझिए, प्रश्न समझो। अर्ध स्वर कौन सा है, ये ए जिसके नीचे हलंत लगा रखा है, एक ए जिसमें इस खड़ी पाई को हटा रखा है, यह जिसके हलंत लगा रखा है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ बिल्कुल, अर्ध स्वर कौन सा होगा, ए होगा, या खड़ी पाई हटा हुआ ए होगा, या हलंत लगा हुआ यह होगा, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, सवाल ये इस प्रकार से हो गया, अर्ध स्वर कौन सा है, अर्ध स्वर कौन सा है। और हमारे पास 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है जिसमें ए के हलंत लगाकर लिखा गया है। दूसरा हमारे पास जो विकल्प है उसमें ए की खड़ी पाई, जो ए वर्ण है, ए स्वर जो है, इसकी ये वाली खड़ी पाई हटा दी गई है, केवल ए को इतना सा ही लिख दिया। और तीसरा जो विकल्प है उसमें ये को लिखा हुआ है हलंत लगा करके। और चौथा विकल्प हमारा है उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल, ये बीएड में भी पूछा गया प्रश्न है, बीएड के प्री टेस्ट में ऐसा प्रश्न आ जाता है। अब स्वर का नाम आते ही हम सबसे पहले ये को तो हटा देते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो व्यंजन है, और सबसे पहले हम उसी विकल्प को हटा रहे हैं। जब तैयारी अधूरी हो या हम गलत जगह से कोई चीज पढ़ लेते हैं, तब इस प्रकार के विकल्प का सबसे पहले विद्यार्थी चयन करता है। होता है ना तुक्का लगाने वाला तरीका, तो हम सबसे पहले उस विकल्प को हटा चुके होते हैं जो पूर्णतः सही था। जो पूर्णतः सही था, भी बताऊंगा ये अर्ध स्वर क्यों होता है, पहले इसकी समझो कहानी। तो हम सबसे पहले उसको हटा चुके, क्या, जो सही विकल्प था। इसके बाद आप किसी भी प्रकार का कोई तरीका, कोई ट्रिक यूज करो, जो भी आप ऑप्शन चुनोगे गलत ही गलत होंगे, क्योंकि सही विकल्प तो आप हटा चुके हैं। अब बात आती है अर्ध स्वर क्यों कहलाता है, वो सुनिए। यह और वह, हालांकि है तो ये व्यंजन, लेकिन इनका उच्चारण कैसे हो रहा है, अभी आपको मैंने बताया कि जीभ को बिना हिलाए भी हम इनको बोल सकते हैं, यह वह। जीभ को किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करनी पड़ रही, हवा भी आसानी से बाहर आ रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि नहीं, कि यह और वह, इन दोनों के दोनों अंतस्थ, इन दोनों के दोनों अंतस्थ वर्णों का उच्चारण स्वरों की तरह हो रहा है। स्वरों में भी तो जीभ को किसी प्रकार की कोई क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, ए आ ई यू, बिना जीभ को हिलाए बोल सकते हैं। और इन दोनों व्यंजन वर्णों का उच्चारण भी स्वरों की तरह ही हो रहा है। अब ध्यान देना, इनको अर्ध स्वर क्यों कहा, अगर इन्हें स्वर ही मान लेते, क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों की तरह हो रहा है, अगर इन्हें मैं स्वर ही मान लेता तो स्वरों की संख्या में परिवर्तन हो जाता और व्यंजनों की संख्या भी कम हो जाती। इसलिए इनको पूर्णतः स्वर नहीं कहा गया, इनको क्या कहा गया, कि ये स्वरों के जैसे उच्चारित होते हैं, अतः इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर जो हम एक नया नाम लिखेंगे इनके साथ, वो इनका नया नाम क्या होगा, कि इन दोनों वर्णों को, यह और वह को क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर भी कहा जाता है। यह और वह को क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर भी कहा जाता है। यहां तक मेरे हिसाब से आपके बात समझ में आ चुकी होगी कि संघर्षहीन वर्णों की संख्या कितनी है, 2, और इन दोनों का दूसरा नाम क्या होता है, अर्ध स्वर होता है। उसके बाद जो प्रकंपित, जिसके लिए मैंने कहा था घर्षण वाला वर्ण, केवल मात्र एक वर्ण होता है, कौन सा, रे। कौन सा होता है, रे वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ मुंह में क्या करती है, ग्रसन। इसका बहुत अच्छे से समझ लिया था। पार्श्विक वाली बात आए तो पार्श्विक वर्ण केवल एकमात्र कौन सा होता है, ले। तो अंतस्थ की चारों ध्वनियां आ चुकी।
य, रे, ले और वे। ताड़नजात में हमने को पता है टेवर का तीसरा वर्ण और टेवर का चौथा वर्ण यदि नीचे बिंदु लगा करके लिख दिए जाएं तो ये दोनों के दोनों वर्ण क्या माने जाएंगे? ताड़नजात। मित्रों, इस प्रकार से ये उच्चारण के आधार पर वर्णों के कितने भाग हैं? 8। हालांकि संख्या जरूर ज्यादा है पर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। नाम अगर हमारे दिमाग में है तो हम इनका विकल्प भी बहुत आसानी से चयन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बात किसकी करी है? सबसे पहले हमने बात किसकी करी? संघर्षी। संघर्षी क्या होते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय केवल स्पर्श होता हो तो स्पर्शी, और जिनमें संघर्ष होता हो वो क्या कहलाता है? संघर्षी। जिसमें स्पर्श और संघर्ष दोनों हो, स्पर्श संघर्षी। हवा का ज्यादातर भाग नाक से निकले तो नासिक्य। जिसमें कोई संघर्ष नहीं होता यह और वह संघर्षहीन कहलाते हैं। दूसरा नाम इसके लिए अपन ने क्या लिया है? अर्धस्वर। इनको क्या कहा गया? अर्धस्वर। उसके बाद वह वर्ण जो घर्षण के साथ उच्चारित होता है वो क्या होता है? प्रकंपित। एकमात्र वर्ण कौन सा है? रे। उसके बाद में मैंने आपको बताया कौन सा अगला वर्ण है? पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब जिसमें हवा का ज्यादातर भाग बगल से निकलता है, किनारे से बाहर आता है, और एकमात्र वर्ण है पार्श्विक। कौन सा? लय वर्ण। कौन सा है भाई? लय वर्ण। और ताड़नजात जिसका दूसरा नाम हमें मिलता है कौन सा? उत्क्षिप्त। क्या मिलता है भाई? उत्क्षिप्त। ये नाम भी मैंने आपको बताया था। इसका अर्थ होता है फेंका हुआ। इसका अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ। इसका एक अन्य नाम और आपको याद रखना है, द्विगुण। क्या है? द्विगुण। ये द्विगुण क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा जब हम अन्य वर्णों में ताड़नजात पढ़ेंगे उस समय इस चीज को बस क्लू दे रहा हूं आपको मैं, और जो चीज मैं आगे बताता जा रहा हूं इनको बहुत अच्छे से समझते चलो। जो टॉपिक हमने पढ़ लिया, जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो फुल एंड फाइनल पढ़ा रहा हूं, उसके बाद उस बिंदु में कोई चीज छूट नहीं रही है, क्योंकि सर का एक सपना भी है कि हम ऐसा एक सेगमेंट तैयार करें हर विषय का कि जिसमें उस बिंदु से संबंधित सारी चीजें शामिल हों, चाहे फिर वो बैच कोई सा भी हो, हर एक विद्यार्थी की वो चीज काम में आ सके। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब जब ये वर्णमाला या व्याकरण जो हम शुरू कर रहे हैं, इस व्याकरण में हर एक छोटे से छोटे पहलू पर भी बहुत विस्तार से हम बात इसीलिए कर रहे हैं ताकि सारी चीजें बहुत आसानी से और बहुत क्लियर तरीके से, अच्छे तरीके से आपके समझ में आ सके। तो उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ वर्ण। मतलब ऐसा वर्ण जो झटका लगता है, जीभ के इतना लगता है जैसे बाहर फेंका जा रहा हो, तो फेंका हुआ वर्ण जिसको अपन क्या कह सकते हैं? उत्क्षिप्त। और कितने हैं? 2। और इनका दूसरा नाम क्या होता है? द्विगुण। जो क्या होता है आगे हम इसकी बात करेंगे। ये था उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार? 8। अब यहीं से मैंने आपको एक नाम बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि उच्चारण अलग चीज होता है। उच्चारण का मतलब होता है बोलना। उच्चारण का मतलब क्या होता है? बोलना। किसी भी वर्ण का आप उच्चारण किस तरीके से कर रहे हैं, कौन सा वर्ण किस तरीके से बोला जा रहा है, इस आधार पर तो वर्णों के प्रकार कितने हो गए? 8। अब आगे वाला जो मैं आधार ले रहा हूं, आगे वाला जो मैं आधार लूंगा वो लूंगा उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर हेडिंग डाल सकते हैं आप, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। दोस्तों यहां पर वर्णों का वर्गीकरण इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं इसमें स्वर और व्यंजन दोनों की चर्चा करने वाला हूं। वर्ण के दो ही प्रकार हैं, एक तो है कौन सा? स्वर। एक तो है कौन सा? स्वर। एक तो है कौन सा? स्वर। और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। ये वर्ण के क्या होते हैं? भेद होते हैं 2। और एकमात्र ऐसा वर्गीकरण जो दोनों का कॉमन है, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों को बांटेंगे। जैसे स्वरों को बांटने के 4 आधार थे। सबसे पहला मात्रा के आधार पर, उसके बाद ओष्ठाकृति के आधार पर, उसके बाद जीभ की क्रियाशीलता, और इसके बाद हमने पढ़ा था तालु की स्थिति, जिसकी हमने इससे ठीक पहले वाली कक्षा में बहुत अच्छे विस्तार से चर्चा कर ली है। व्यंजनों का भी एक अकेला जो स्वतंत्र विभाजन होता है वो 4 प्रकार में आपको बता चुका हूं। सबसे पहले साधारण वर्गीकरण में 3 भाग, स्पर्शी, अंतस्थ और ऊष्म। उसके बाद में दूसरा नाम हमने जो नाम लिया है वो कौन सा था? घोष या कंपन के आधार पर अघोष और सघोष। कौन सा अघोष होता है, कौन सा सघोष होता है, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा यरलेव है, और सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों सकार क्या होते हैं? अघोष। उसके बाद में अगला जो आधार हमने लिया वो कौन सा लिया था? मुंह से निकलने वाली हवा या प्राणवायु के आधार पर। और कितने प्रकार से? केवल 2। कौन कौन सा? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। इसके अलावा अंतस्थ वाला वर्ण और सभी स्वर, कामता प्रसाद गुरु ने कहा सभी स्वर भी क्या होते हैं? अल्प प्राण। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और प्रत्येक वर्ग का चौथा। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण महाप्राण होते हैं। और महाप्राण वर्णों में इसके साथ साथ हम ऊष्म वाले वर्णों को और शामिल किए। फिर अंतिम जो चौथा आधार हमने लिया बोलने के आधार पर या उच्चारण के आधार पर। व्यंजनों के कितने भाग किए हमने? 8। स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक के संघर्षहीन, प्रकंपित, पार्श्विक और ताड़नजात वाले वर्ण।